जंतर मंतर पे जो हुआ उसमें हिंसा हुई और अभी जो झारखंड में हो रहा है वहाँ पे भी जो चीज़ें चल रही हैं उसको थोड़ा सा अलग देखा जा रहा है जंतर मंतर के प्रोटेस्ट से। तो मैं आपके नज़रिए से समझना चाहती हूँ कि कितना अंतर है इन दोनों में। भैया दोनों में बहुत अंतर है। एक कर रहा है तुम्हारी बात और एक कर रहा है पॉलिटिक्स की बात। अब आप इसी से समझिए कि अगर झारखंड में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें मुद्दे उठते हैं जेपीएससी, उसमें जो मुद्दे उठते हैं वाकई एग्ज़ाम के, छात्रों को देख के मन में व्यथा हो रही थी, दुख हो रहा था, पीड़ा हो रही थी कि इन बच्चों को ऐसे जंतर मंतर पे नहीं बैठना चाहिए था। व्हाट दे वर आस्किंग फॉर इज समथिंग वेरी बेसिक। कोई भी सरकार हो, एक एग्जामिनेशन सिस्टम ऐसा सुनिश्चित होना चाहिए जिसमें लीक ना हो, जिसमें बच्चे प्रताड़ित ना हो। मैं बात कर रही हूँ ध्रुव राठी की, बहुत ही चर्चित। मैं खुद उनके वीडियोस देखती हूँ एज अ यूट्यूबर। मैं कई चीज़ें उनकी फॉलो करती हूँ एज अ यूट्यूबर, पर मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि क्यों अभी तक उन्होंने कोई भी चीज़ झारखंड के बच्चों के लिए नहीं बोली। तो बस यही एक दोहरापन, एक दोगलापन, एक मानसिकता दिखाता है कि एक बच्चों की पीड़ा आपके लिए पीड़ा नहीं है, दूसरे बच्चों की पीड़ा आपके लिए पीड़ा है। क्या वाकई कोई फंडिंग सीजेपी को हो रही थी? ये दोनों चीज़ें मैं जानना चाहती हूँ। देखिए, मैं जेंजी बच्चों का दौर है। कई ऐसी तस्वीरें आती हैं जिसमें आप जेंजी बच्चों को देख के खुश होते हैं, तो कुछ तस्वीरें ऐसे भी आती हैं जो आपको ये सोचने के लिए मजबूर कर रही हैं कि हमारी ये जो अगली पीढ़ी है क्या ये सही दिशा में जा रही है या नहीं जा रही है। अभी हाल फिलहाल में आपने कई प्रदर्शन देखे होंगे और उन प्रदर्शनों के कई प्रारूप देखे होंगे और जो उसमें सबसे मुखरता से सामने आए वो छात्र कहलाए। लेकिन इसमें सबसे मुखरता से जो सामने आए वो छात्र कहलाए। और अगर हम छात्रों की बात करें तो छात्रों को सबसे ज़्यादा समझता कौन है? छात्रों के मुद्दे की बात सबसे ज़्यादा करता कौन है? वो एक शिक्षक होता है। शिक्षक से बेहतर कोई नहीं बता सकता कि बच्चा पेपर लीक से अगर जूझ रहा है, उसकी समस्या से परेशान है, तो वो किस दौर से गुजर रहा होगा और क्या परेशानियां उसके सामने होंगी। जंतर मंतर के प्रोटेस्ट की बात करें या झारखंड के प्रोटेस्ट की बात करें, और अगर इसको नेपाल और बांग्लादेश के जेंजी प्रोटेस्ट से जोड़ कर देखें तो उसके क्या मायने निकलते हैं, किस तरीके से भारत का जेंजी प्रोटेस्ट बाकी प्रोटेस्ट से अलग है। आज इन्हीं सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे और इसके लिए हमने खास इनवाइट किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर दीप्ति तनेजा जी को, जिनसे आप चिरपरिचित हैं, उन्हें अक्सर टेलीविजन पे आप देखते रहते होंगे। उनसे हम बात करेंगे कि आखिर छात्रों की समस्या है क्या और कौन छात्रों के बहाने अपनी राजनीति, अपने एजेंडे सेट करने की कोशिश कर रहा है। तो अंत तक पॉडकास्ट से ज़रूर जुड़े रहिएगा, काफ़ी कुछ जानने और समझने को आपको मिलेगा। दीप्ति मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा महिमा जी, आपके साथ अच्छी वाइब भी आ रही है मुझे भी और बहुत दिलचस्प बातें करने वाले हैं हम लोग, क्योंकि अभी कुछ चीज़ें हो रही हैं, घटनाक्रम हो रहे हैं पूरे देश में, उस पर बात करेंगे। कुछ फॉरेन अफेयर्स के बारे, हालांकि मुझे बाद में पता चला कि मैं आपसे के साथ जो फॉरेन अफेयर्स पे बहुत अच्छी बातचीत कर सकती हूँ, तो उस पर भी हम करेंगे। पहले तो मैं ये समझना चाहती हूँ आपसे कि प्रोटेस्ट का हम ये कह सकते हैं कि दौर चल रहा है, हर जगह कोई ना कोई आंदोलन हो रहा है और इन आंदोलनों को अगर देखा जाए तो इसको गांधी के आंदोलन से जोड़ा जा रहा है। लेकिन जंतर मंतर पे जो हुआ उसमें हिंसा हुई और अभी जो झारखंड में हो रहा है वहाँ पे भी जो चीज़ें चल रही हैं उसको थोड़ा सा अलग देखा जा रहा है जंतर मंतर के प्रोटेस्ट से। तो मैं आपके नज़रिए से समझना चाहती हूँ कि कितना अंतर है इन दोनों में। अगर आप पूछें मेरे नज़रिए से, इनफैक्ट मुझे तो ये लगता है कि ये नज़रिया पूरे बच्चों का होना चाहिए, पूरे इंडिया का होना चाहिए, सारे युवाओं का ये नज़रिया होना चाहिए कि भैया दोनों में बहुत अंतर है। एक कर रहा है तुम्हारी बात और एक कर रहा है पॉलिटिक्स की बात। अब आप इसी से समझिए कि अगर झारखंड में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें मुद्दे उठते हैं जेपीएससी, उसमें जो मुद्दे उठते हैं वाकई एग्ज़ाम के, और यहाँ पे क्या मुद्दे उठते हैं? आर्टिकल 370 क्यों हटाया, उमर खालिद को रिहा करो, आपका पार्लियामेंट फोड़ो, फिर मतलब परमानंद स्वामी, ये जो ब्रह्मवाद है उसके ऊपर, ये क्या मुद्दे हैं? ये कहीं से भी आपको नीट के मुद्दे या कहीं से भी ये आपको नॉन पॉलिटिसाइज मुद्दे, युवा के मुद्दे, एग्ज़ाम के मुद्दे लग रहे हैं महिमा? तो
इसी से ही मतलब मुझे तो लगता है ये सवाल मैं बोलूँगी तो शायद ये लगेगा कि एक एजेंडा के तहत बोलना चाह रही हैं, या आप बोलेंगी, या 1 मिनट में लोग ट्रोल करने में बड़े यहाँ पे खुश हो जाते हैं, गोदी मीडिया, दिस पार्टी दैट पार्टी। पर आप अपने आप एक पर्सपेक्टिव समझो, जब ये मुद्दे वहाँ देखते हो और मुद्दे यहाँ देखते हो, यहाँ पे वायलेंस देखते हो, झारखंड में वायलेंस नहीं देखते हो, तो अपने आप नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा फ्यूल्ड है, कौन सा एक एजेंडा के तहत चल रहा है और कौन सा वाकई ही मुद्दों के ऊपर, युवा के मुद्दों के ऊपर, स्टूडेंट्स के मुद्दों के ऊपर बात उठा रहा है। ओके अच्छा, अगर मैं जंतर मंतर के प्रोटेस्ट को, अभी आपने जो चीज़ें बताई उसको 3 शब्दों में अगर मैं कहूँ, आप बताइए कि क्या थे वो चीज़ें, क्या थी तो क्या होंगी? 3 शब्दों में, पॉलिटिक्स, रील्स, प्रोपेगेंडा। ओके, प्रोपेगेंडा। आप प्रोफेसर हैं और छात्रों से जितना कनेक्शन आपका होता होगा, मुझे नहीं लगता कि कोई और इतना कनेक्ट कर पाता होगा जितना टीचर करते हैं। तो जब आप छात्रों को वहाँ पे देख रही थी या फिर अभी आप छात्रों को देख रही हैं, तो आपको क्या महसूस होता है? देखिए, मैं जब छात्रों को देखती हूँ और छात्रों से बात करती हूँ और जब वहाँ जंतर मंतर पे छात्रों को देखा था, छात्राओं को देखा था, बालक बालिकाओं को देखा था, असली युवा को देखा था, तो मन में बहुत पीड़ा हुई थी कि क्यों नीट का एग्ज़ाम लीक हुआ, क्यों दौर पर दौर ये चल रहा है कि एग्ज़ाम्स लीक होते हैं। उस बच्चे की मानसिकता जिसको वो एग्ज़ाम दोबारा देना पड़ रहा है, उसके लिए मेरे पास सिवाय अपॉलोजी के कोई शब्द नहीं है महिमा जी। उसके लिए दैट्स एन अनपार्डनेबल, दैट्स एन अनएक्सक्यूजेबल ऑफेंस। उसको आप किसी मापदंड से एक्सक्यूज नहीं कर सकते हो। लेकिन जब आपने पूछा छात्रों को देखते हैं, तो बिल्कुल छात्रों को देख के मन में व्यथा हो रही थी, दुख हो रहा था, पीड़ा हो रही थी कि इन बच्चों को ऐसे जंतर मंतर पे नहीं बैठना चाहिए था। व्हाट दे वर आस्किंग फॉर इज समथिंग वेरी बेसिक। कोई भी सरकार हो, एक एग्जामिनेशन सिस्टम ऐसा सुनिश्चित होना चाहिए जिसमें लीक ना हो, जिसमें बच्चे प्रताड़ित ना हो। लेकिन जब आपने पूछा कि छात्र को देख के, तो ये पीड़ा तो आ रही थी छात्र के लिए, लेकिन वहाँ जो पॉलिटिक्स हो रही थी, वहाँ जो गाली गलौच हो रहा था, वहाँ जो जिस तरीके का व्यवहार हो रहा था, पार्लियामेंट फोड़ने की बातें हो रही थी, तो उसको देख के मेरी नज़रें झुकी भी हुई थी, बोथ एज अ मदर, एज अ टीचर, एज समबडी हु इज़ एन इंडियन, भारतीय। सबसे पहले मुझे बहुत लज्जा आ रही थी कि ये मेरे बच्चे कहाँ से सीखे हैं, ये किस तरीके की भाषा का उपयोग कर रहे हैं जो बच्चे ऐसी भाषा बोलते हैं। पर मैम, इसके साथ एक चीज़ तो ये भी आती है ना कि प्रोटेस्ट स्टार्टिंग में हम कहीं भी कभी देखते हैं, छात्र जब बैठते हैं धरने पे अपनी मांगों को लेके, तो स्टार्टिंग का जो फेज़ होता है वो बहुत शांतिपूर्ण होता है। हम जंतर मंतर में हमने बहुत चीज़ें देखी, लेकिन जो स्टार्टिंग का फेज़ था वो बहुत ज़्यादा उपद्रवी नहीं थे, वो बहुत ज़्यादा हिंसा नहीं कर रहे थे। तो क्या ये एक गवर्नमेंट की नीरसता नहीं कह सकते कि भाई अगर आप स्टार्टिंग में ही बच्चों से बात कर लीजिए, बात करने में क्या जा रहा है, आप गवर्नमेंट हैं, आपका दायित्व है। अगर हम वो चीज़ स्टार्टिंग में ही बात कर लें, तो आपको नहीं लगता कि वो नौबत ही नहीं आएगी? महिमा जी, आप देखिए, एक कहावत है कि आम खानी है या गुठलियाँ गिननी है। बच्चों का पर्पस क्या था कि ये एग्ज़ाम लीक प्रूफ बने, तो क्या सरकार उसके लिए कदम नहीं उठा रही थी? क्या सरकार ने ऑलरेडी वो जो अमेंडमेंट थी बिल की पेश नहीं कर दी थी? क्या सरकार ने उसके ऊपर अपना मुद्दा नहीं उठा के सरकार ने पूरी की पूरी बहालियाँ जो थीं, जितनी भी वहाँ पे ट्रांसफ़र्स थी, वो करी? सरकार ने सिस्टम को दोबारा से लीक प्रूफ बनाने के लिए सुनिश्चित किया, इमीडिएटली रिकॉर्ड टाइम में री एग्ज़ाम किया। तो आपको क्या इस मुद्दों को टैकल करना था, या ये चाहिए था कि नहीं क्योंकि बच्चे बैठे हुए हैं तो आके बात की जाए? ठीक है, वो भी एक पहलू है कि बात की जा सकती थी, लेकिन वो मुझे लगता है कि हमें ये जो सरकार है ना महिमा, जो मेरी एक ओपिनियन है, ऑप्टिक्स से ज़्यादा कर्म करने में विश्वास रखती है। तो वहाँ आके बातचीत करके चले जाते हो और कुछ नहीं होता, वो आपको एक ज़्यादा बेहतर स्ट्रैटेजी लगती है, या यहाँ पे रह कर नीट को दोबारा री एग्ज़ाम करवाया, जिनके पास पेपर था उनको नहीं, फर्जी डॉक्टर जिसको कह सकते हैं, उनको बनने से प्रिवेंट किया, वो एक स्ट्रैटेजी सही लगेगी आपको, या वहाँ पे आके ऑप्टिक्स के लिए बात करके चले गए, वो आपको सही स्ट्रैटेजी लगेगी? एक शख्स का नाम मुझे याद आता है, वो इंडिया में नहीं रहते हैं। जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो वो बहुत मुखरता से बोलते हैं, पर अभी तक मैंने उनका वीडियो या फिर उनका कोई भी मैसेज झारखंड के बच्चों के लिए नहीं देखा। मैं बात कर रही हूँ ध्रुव राठी की, बहुत ही चर्चित, मैं खुद उनके वीडियोस देखती हूँ एज अ यूट्यूबर, मैं कई चीज़ें उनकी फॉलो करती हूँ एज अ यूट्यूबर, पर मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि क्यों अभी तक उन्होंने कोई भी चीज़ झारखंड के बच्चों के लिए नहीं बोली।
तो बस यही एक दोहरापन, एक दोगलापन, एक मानसिकता दिखाता है कि एक बच्चों की पीड़ा आपके लिए पीड़ा नहीं है, दूसरे बच्चों की पीड़ा आपके लिए पीड़ा है। मैं इसमें एक और चीज़ जोड़ूंगी महिमा जी। आप भी जानते हो कि एफसीआरए बिल पेश होने की बात हो रही थी, लेकिन वो नहीं हुआ। स्टेटमेंट कहाँ से आती है? यूएस के कांग्रेसमैन राइली की। अब भैया राइली को इंडिया में एफसीआरए बिल पेश हो रहा है, उससे क्या लेना देना? तो आप इसी से पूरे तार जोड़ो महिमा कि कैसे ये चीज़ें जिसको आप डीप स्टेट कहते हो या फॉरेन फंडिंग कहते हो, राइली को, एक वहाँ के कांग्रेसमैन को क्या लेना देना कि भारत में कौन सा बिल कब पेश हो रहा है? क्या आप और मैं तो बहुत ज़्यादा फॉरेन अफेयर्स में दिलचस्पी रखती हूँ, आप क्योंकि इस मीडिया लाइन से जुड़ी हुई हैं, आप जानती भी हैं उनकी पार्लियामेंट कब चल रही है। डू यू इवन नो दैट? आई डोंट। और मेरे को कोई इसमें ग्लानि भी नहीं है बोलते हुए कि मुझे नहीं पता उनका पार्लियामेंट सत्र कब चल रहा है, उनका कौन सा बिल प्रेजेंट होने वाला है, कौन सा एक्ट बना रहे हैं, नहीं पता मुझे। जो उनके टैरिफ्स रिलेटेड चीज़ें हैं, जो उनकी मेरे को इम्पैक्ट करती चीज़ें हैं, उसके ऊपर मुझे रुचि है। जैसे ईरान पे हो रहा था, उस पर मुझे रुचि थी क्योंकि मेरा तेल वहाँ से आता है, मेरा फर्टिलाइजर वहाँ से आता है, मेरा एलएनजी। बट वहाँ कौन सा बिल पेश हो रहा है भाई? Exactly, वो तुम हमारे पैसे मुद्दे कहाँ नहीं से हैं। लोगे? तुम्हारी फंडिंग कहाँ से आएगी? तुम्हें क्या लेना देना? मतलब तुम बीच में चाचा चौधरी बन रहे हो। दो चीज़ें हैं मैम इससे। एक तो मैं बहुत इस चीज़ को लेकर कंसर्न रही हूँ कि दिल्ली का जो जंतर मंतर का प्रोटेस्ट था वो काफ़ी लंबे समय तक चला और एक सुनियोजित तरीके से। तो मेरे मन में ये सवाल था कि ये इतना पैसा आ कहाँ से रहा है, क्योंकि दीपके वहाँ पे छोड़ के आए हैं ऑफिस, और दास वगैरह का भी वही हाल है। इतना ज़्यादा पैसा कहाँ? और फिर इसी चीज़ को मैं कनेक्ट करती हूँ एफसीआरए बिल से, क्योंकि ये उन्हीं चीज़ों पे लगाम लगाने की बात करता है जो विदेशों से फंडिंग आएगी उसकी पारदर्शिता को तय करने की बात करता है। तो मैं इसमें आपसे दो चीज़ें समझना चाहती हूँ कि ये फंड क्या वाकई कोई फंडिंग सीजेपी को हो रही थी, और दूसरी चीज़ कि दर्शक ये समझ सके कि एफसीआरए बिल क्या है और वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है इंडिया में। ये दोनों चीज़ें मैं जानना चाहती हूँ। देखिए, मैं पहले वाले आपके सवाल का जो जवाब देना चाहती हूँ उसमें ऐसा है कि ये बोलना, क्योंकि देखिए आप और मैं एक बड़े एक सुदृढ़ तरीके से फैक्ट बेस्ड, मेरी हमेशा ये रही है कि मैं फैक्ट्स के बिना बात नहीं करती। तो येस, ऑस्टेंसिबली ऑन द फेस ऑफ इट देखने में तो लगता है कि इतना पैसा तो डेफिनेटली बट डेफिनेटली कहीं से फंडिंग हो रही थी, कोई डीप स्टेट इन्वॉल्व था। अब वो फॉरेन फंडिंग थी कि वो डोमेस्टिक फंडिंग थी, इसके ऊपर मैं इसलिए अभी ऑफ हैंडेड स्टेटमेंट नहीं देना चाहूँगी, क्योंकि जो आंख को दिख रहा है वो बात हुई है। अभी अब जब तहकीकात शुरू होगी, सारी की सारी कार्रवाई करेगी, देखिए सरकार को भी तो समझना है कि कहाँ से, ये तो सरकार को भी अपनी विफलता अपनी सफलता का ही एक बहुत बड़ा एक मापदंड है कि कहाँ से पैसा आया। तो वो सब जब तहकीकात होगी तो रिपोर्ट सामने आएंगी, तो उस पर एक पुष्ट तरीके से बात हो पाएगी महिमा जी। तो अभी बोलना, लेकिन यस बिल्कुल विजिबल था कि कहाँ से वो, मतलब आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, मेरे अपने बच्चे जो मेरे अपने विश्वविद्यालय के बच्चे हैं वो वहाँ कह रहे थे जाना चाह रहे हैं। मैंने पूछा बेटा क्यों? मतलब मैं सिर्फ इंक्विजिटिव तरीके से, आप कभी मेरी क्लास में आएंगे ना आपको बड़ा मज़ा आएगा। जो बच्चा कहेगा प्रोटेस्ट ठीक था, मैं उससे ये डिबेट करती हूँ कि ठीक क्यों नहीं था। तुम मुझे तर्क दो कि वाकई ठीक था, बिकॉज मेरे को बच्चों की वो इंक्विजिटिव नेचर निकालनी है। और जो बच्चा कहता है ठीक नहीं था, मैं उससे ये तर्कबाजी करती हूँ कि नहीं मेरे हिसाब से तो ठीक था। तो बच्चों से जब मैंने पूछा क्यों जाना चाहते हो, आप मानेंगे कॉमन आंसर क्या आया? मैम वहाँ फ्री के ना बर्गर पैटी बन रहे हैं, वहाँ फ्री के डोमिनोज के मैंने पिज़्ज़ा ये आ रहे हैं, बहुत सुना। मैम रीले बन रही है, मैम वायरल हो रहे हैं, क्यों नहीं जाए? एंड आई वाज लाइक डूड, ठीक है, मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं। मुद्दों की बात करो। रील बन रही है, वायरल हो रहे हैं, फ्री का खाना मिल रहा है। मेरे जूनियर्स ने भी मुझसे कहा कि मैम मैं गया, मैं तो अच्छा खाना खा के आया हूँ वहाँ पे। मैंने कहा अरे तुम वहाँ प्रोटेस्ट करने गए थे, खाना खाने गए? मैं तो खाना खाने गया था। तो अब ये तो दर्शाता है ना कि फंडिंग हो रही है। और आपका दूसरा सवाल देखिए एफसीआरए, वो एक बहुत गहन सवाल है जो अभी सरकार पेश करना चाह रही है, लेकिन ऑपोजिशन उसको रखने नहीं दे रही। देखिए फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट एफसीआरए वो 2010 में पारित हो चुका है, उसमें अमेंडमेंट लाने की बात हो रही है। आप अपने आप को एक एफसीआरए रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट अगर कह देती हैं, मतलब ये कि आपको फॉरेन फंडिंग आती रहेगी, आपको उसके कोई कागजी दस्तावेज़ नहीं पेश करने हैं, आपको ढंग से उसका कोई मुझे पैसा हवाला नहीं देना है, मुझे एज एन सरकार को कुछ बताना नहीं है। तो अब आप बताइए, आप एक एनजीओ के नाम पे, आप ये करने के नाम पे कि जी मुझे व्यवस्था ठीक करनी है, मुझे गरीबों की मदद करनी है, आप कितना भी पैसा ला रही हैं, लेकिन आप सरकार को एक उसका बही खाता नहीं दे रही कि पैसा आया कहाँ और खर्च कहाँ हुआ। तो एक अकाउंटेबिलिटी सिस्टम तो है ही नहीं ना। और ये मेरी रिपोर्ट नहीं है महिमा जी, ये सरकार की रिपोर्ट नहीं है, ये फॉरेन इंस्टीट्यूट्स की रिपोर्ट है
यूरोपियन की एक यूनियन की एक रिपोर्ट है 2019 की कि तकरीबन 4.5 करोड़, ये तो मैं ऑफिशियल फिगर्स बता रही हूँ, अनऑफिशियल को तो छोड़ दीजिए, 4.5 करोड़ रुपया 2019 इलेक्शन के समय भारत में आया था FCRA रूट के तहत यूरोपियन यूनियन के केवल एक फ्रेंच NGO से। तो अब आप इसका सोचिए, मेरे इलेक्शन के समय 4.5 करोड़ रुपए बाहर से क्यों आ रहा है। और बाकी की तो बात अभी हम छोड़ ही देते हैं कि जो सब चल रहा है कि कैसे अतीक अहमद वाला भी आपको पता है, हवाले के पैसे भी पता है, वो सब की तो हम बात ही नहीं कर रहे। तो कम से कम जो वाइट मनी है, रेगुलेटेड मनी है, उसका तो वही खाता है ना। तो देखिए, ये FCRA बिल यही कहता है कि जिसका अगर सरकार को ढंग से नहीं समझ में आता है सिस्टम, तो सरकार उस पर सवाल पूछ सकती है। सरकार उस जो संस्था है जो ऐसे फॉरेन फंडिंग ले रहा है, उसको बंद करने का, उसका लाइसेंस कैंसिल करने का सरकार के पास वो एक ज़रिया है, सरकार उसको कर सकती है। और महिमा, समझने वाली बात यह है, आज जो विपक्ष इतना ज़्यादा उस पर मैं कहूँगी कि उतावला हो रहा है या इतना व्याकुल हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि परमानेंट बीजेपी ही रहेगी। 29 में फिर ये डेमोक्रेसी की यही तो खूबसूरती है, 29 में फिर सरकार बदलेगी, बदल सकती है, फिर चुनाव होंगे, 34 में फिर चुनाव होंगे। तो ये व्याकुलता क्यों कि आज अगर ये FCRA बिल अमेंडमेंट अगर पारित हो जाती है, तो ये चीज़ें जब दूसरी की अगर सरकार हुई तो उनके ऊपर भी तो उतनी ही लागू होंगी। तो ये अपने आप में एक मानसिकता दर्शाता है कि कौन फॉरेन फंडिंग के नाम पे कैसे इलेक्शंस को, यहाँ पे कैसे डोमेस्टिक चीज़ों को एक पपेट सरकार बनाने की एक नीति और एक बहुत ज़्यादा ये डीप स्टेट कॉन्स्पिरेसी चल रही है, जिसको ये सरकार बंद करना चाह रही है। तो क्या आप ये मानती हैं कि जब हमारे देश में चुनाव होता है, स्पेशली ये लोकसभा का चुनाव जब होता है, तो उसमें उस चीज़ को प्रभावित करने के लिए बाहर के जो पावर्स हैं, बाहर के जो लोग हैं, इस तरीके की चीज़ें करते हैं ताकि उनके मन मुताबिक की सरकार आ सके, चाहे कांग्रेस हो, चाहे BJP, कोई भी? बिल्कुल महिमा, देखिए, अगर आप अमेरिका की आज से नहीं, अमेरिका का इतिहास उठा के देखें, अमेरिका को वही जगहें पसंद हैं जहाँ जहाँ उनकी पपेट सरकारें हैं। उनको एक मजबूत, एक सुदृढ़ सरकार कहीं पर भी पसंद नहीं है। उनके अपने अलाइज हों, चाहे नेटो अलाइज हों, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, चाहे यहाँ के वेस्ट के देश हो, ईस्ट के देश हों, भारत हो, आसपास के जितने भी, नेपाल, बांग्लादेश, ये नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सब में प्रॉब्लम क्या थी? यही तो प्रॉब्लम थी कि वो सरकारें अमेरिका के मन मुताबिक नहीं चल रही थी। आज ईरान में क्या प्रॉब्लम थी? ईरान में यही तो प्रॉब्लम थी कि आयतुल्लाह अली खमेनी जो थे, वो अमेरिका के मन मुताबिक नहीं चल रहे थे। उनको वहाँ रज़ा शाह पहलवी को बिठाना था, जो पपेट सरकार है। तो बिल्कुल वो लोग फंडिंग करते हैं क्योंकि उनका एक तरीका है। या तो वो कोशिश करते हैं कि इलेक्शन फंडिंग के तहत एक पपेट सरकार बैठ जाए, वो नहीं हो पाता तो फिर वो कोशिश करते हैं, उसको चाहे अरब स्प्रिंग्स का नाम दे दो, चाहे कलर्ड रेवोल्यूशन का नाम दे दो, चाहे जेनजी रेवोल्यूशन का नाम दे दो, कि किसी तरीके से एक उपद्रव आए और यहाँ की सरकार पलटी हो और वापस से वहीं पपेट सरकार बैठ जाए। स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करना और वो सरकार लाना जो उनके मन मुताबिक काम करें। कोई वहाँ से ट्वीट होती है इंडिया इज़ अ डेड इकोनॉमी, तो यहाँ पे कौन ट्वीट करता है इंडिया इज़ अ डेड इकोनॉमी? तो वो जो ट्वीट करता है वही उनके मन मुताबिक चलता है ना। यहाँ पे ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट बना रही है सरकार। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के वहाँ पे तेल मिलने की आशंका है। वो सी रूट्स जो ऑयल रूट्स हैं उनके पैरेलल हैं। चाइना ने जो अपनी पर्ल ऑफ स्ट्रिंग स्ट्रैटेजी निकाल दी, उसके पैरेलली वो डायमंड नेकलेस स्ट्रैटेजी है। मतलब हर लिहाज से, रिसोर्स वाइज, इकोनॉमी वाइज, स्ट्रैटेजिकली वाइज आप देखेंगी तो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट से ज़्यादा विजनरी प्रोजेक्ट नहीं हो सकता। और वहाँ पे टूरिज़्म की बात करते करते इकोलॉजी की चिंता करना, नेटिव्स की चिंता करना, कहाँ से आती हैं स्टेटमेंट्स, सोरोस का किसके साथ कनेक्शन था, तो ये सब अपने आप पॉइंट करता है ना कि वाई वुड द फॉरेन कंट्रीज वांट कि यहाँ पे पपेट सरकार आए। वहाँ अमेरिका ने लगाए टैरिफ्स, हम टैरिफ्स के आगे नहीं झुके। हमने रशिया का तेल उन्होंने सैंक्शन किया, हमने लेना नहीं रोका। कम तो किया हमने, रशिया से तेल लेना। ये अगेन एक मिथ है। हाँ। ये अगेन एक मिथ है महिमा जी। ये देखिए, ये बात है कि जब पूरा ओवरऑल ही हमने अगर इंपोर्ट कम किया, कोई एक महीना ऐसा नहीं था जिसमें हाईएस्ट इंपोर्ट हमारा रशिया से ना आ रहा हो। आप जनवरी उठाएं, आप फरवरी उठाएं, अब यही बात होगी ना कि मैंने अगर अपनी ओवरऑल बास्केट ही कम कर ली, मैं 500 रुपए का खाना खाने की बजाय मैं खाई 200 रुपए का रही हूँ, और अब आप उसमें मुझे बोलो कि तूने पिज्जा कम कर दी। अरे भाई, मैं पहले परसेंटेज देखो ना, सबसे ज्यादा मैं पहले भी पिज्जा पे खर्च कर रही थी, आज भी कर रही हूँ। और अगर हम अपने हित की बात करें तो हमारे लिए तो ये भी इम्पोर्टेंट है ना कि कौन कम प्राइस पे दे रहा है ऑयल। अगर रशिया हमें कम प्राइस पे दे रहा है तो हम ले रहे हैं, अगर रशिया प्राइस बढ़ा रहा है तो हम उसका दूसरा विकल्प ढूंढेंगे ही ढूंढेंगे। ये चीज़ें भी तो होती है। तो अगर हम नेपाल और बांग्लादेश को देखें तो वहाँ पे जेनजी जो है उन्होंने बड़ा आंदोलन किया और सत्ता बदल दी। क्या कुछ वैसी कोशिश जो है
जेंजी के थ्रू जो है भारत में भी करने की कोशिश की गई, क्योंकि आंदोलन तो डेफिनेटली बहुत बड़ा हो गया था। जिस तरीके की चीज़ें हुई, हिंसा हुई, जो भी चीज़ें हुई, चूँकि हम एक बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री में आते हैं तो वो मुमकिन नहीं हो पाया, मैं ये कह सकती हूँ। पर ये गुंजाइश है कि कुछ वैसा ही करने की कोशिश हुई। देखिए, क्योंकि हम बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री में इसलिए मुमकिन नहीं हो पाया से मैं थोड़ा वाकिफ़ नहीं रखूँगी। मुमकिन नहीं होया पार्ट से इज़ ऑल राइट, बट क्योंकि डेमोक्रेसी बड़ी है इसलिए नहीं हो पाया इज़ नॉट द राइट थिंग। क्योंकि सरकार ने ठोस कदम उठा के, चाहे इसको कुछ लोग कहते हैं कि झुक गई, ये हो गया, 56 इंच की छाती, बहुत बातें सुनने आती हैं। मैं इसमें आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। चीता कभी देखा है? चीता जब छलांग लगाता है या चीता जब लंबी दौड़ लगाता है तो पहले 2 कदम पीछे लेता है और फिर उसके बाद एक इतनी लंबी छलांग लगाता है, इतनी लंबी एक वो दौड़ लगाता है कि सामने वाले को समझ ही नहीं आता कि क्या हो गया है। तो दिस इज़ एग्जैक्टली द स्ट्रैटेजी कि कोई बात नहीं। यहाँ पे अगर उनका जो आप लेटर पढ़ेंगी, जो धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपना रेजिग्नेशन लेटर दिया था, उन्हें साफ कहा था कि मैं ये चाहता हूँ कि बच्चों का जो समय है वो अपने करियर पे जाए, उनको अपनी स्टडीज़ पे फोकस करना है, किसी और का मोहरा नहीं बनना है। और क्योंकि आपने बात की शुरुआत करी नेपाल से, मैं अगेन एक एग्जांपल दूंगी। चलिए जी, आपने किया जेंजी रेवोल्यूशन किया, आपने वहाँ पे आगजनी भी करी, आपने अपनी इकोनॉमी को भी बहुत नुकसान पहुँचाया, आप लाए बलेन को। अब वो दिन और आज का दिन, आज क्या हो रहा है नेपाल में? आज वही बच्चे और वही जेंजी बलेंद्र के अगेंस्ट में रेवोल्यूशन कर रही हैं, क्योंकि अब उनको बलेन भी नहीं पसंद आ रहा। बलेन ने तो स्टूडेंट्स मूवमेंट ही बैन कर दिए थे, सारे स्टूडेंट्स यूनियन को कह दिया था कि यूनिवर्सिटीज़ में नहीं चलेगा। मतलब ये क्या एक मिथ बच्चे अगर अपने दिमाग में लेके चल रहे हैं। मैं फिर से बोलूँगी, भारत की जेंजी बहुत समझदार है। द मोमेंट दे रियलाइज्ड कि नहीं, हमें मोहरा बना के यूज़ किया जा रहा है या हमारे माध्यम से अपनी सियासती रोटियां सेकी जा रही हैं, उन्होंने एकदम से अपने आप को समझा, संभला। और दीपके ने जब कहा कि अब ये प्रोटेस्ट ख़त्म है, नहीं उस समय हमारा विपक्ष चाह रहा था कि ये प्रोटेस्ट खत्म हो, बच्चों ने इमीडिएटली डिसीजन लिया एंड दे मूव्ड आउट। तो अब जैसे देखिए, जो झारखंड में प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें जो बच्चे हैं उनके मुद्दे जो हैं वो सीधे सीधे केवल अपनी जॉब्स, अपने एग्ज़ाम, अपने फ्यूचर, अपनी बहालियों को लेकर हैं, वो और कोई मुद्दे नहीं हैं। वहाँ आर्टिकल 370 की बात नहीं हो रही, वहाँ उमर खालिद की बात नहीं हो रही, वहाँ POK की बात नहीं हो रही। तो ये एक हमारा जो जेंजी है, मैं समझती हूँ बहुत समझदार है। वो आज भी किसी के झांसे में आके किसी को अपनी सियासती रोटियां, यहाँ पे सियासत रोटियां, इनफैक्ट उन्होंने मंच भी अलग कर लिया अपना कि भाई आप पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, हमें चाहिए ही नहीं पॉलिटिकल नेता। लेकिन अगर सड़क पे छात्र बड़ी संख्या में उतर रहे हैं तो ये सरकार को, आपको नहीं लगता कि सोचने वाली चीज़ है कि भाई इतनी संख्या में छात्र बाहर क्यों निकल रहे हैं? जी बिल्कुल, सरकार के लिए सोचने वाली चीज़ है और सरकार सोच रही है। तभी तो सरकार ने मानसून सत्र के शुरू होते ही वो अमेंडमेंट लाया, पेपर लीक एक्ट वाला, और बाकी जो टास्क फोर्स कमेटी बनाई। बहुत अफसोस होता है कि एक एकेडमिशियन के लिए, गुरु के लिए जो स्टेटमेंट्स आई कि गौमूत्र विशेषज्ञ, मतलब बाकी सारी चीज़ें उनकी पीछे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु वाली दुनिया में हम रहते हैं, तुम्हें वो माता पिता, तुम्हें हम गुरु को बोलते हैं, और उसमें जब ये स्टेटमेंट्स आती हैं तो बहुत दिल को ठेस पहुंचती है। तो सरकार को ये बातें भी समझ में आ रही हैं। मैं अगेन यहाँ पे मैं आपको बोलूँगी कि देखिए, जेंजी यूथ, अगर हम इस पूरे प्रोटेस्ट को ना अगर बाइफकेट करके देखें, जो जंतर मंतर पे हुआ था, आपका एक तरफ से लगा लो दीपके दास, और इधर मैं विजेता को भी जोड़ लूँगी, बेचारे की तो बड़ी अनफॉर्चुनेट किस्मत रही जो रहा उसके साथ। तो इन लोगों का जो एजेंडा था, पहले इन्होंने स्टेटमेंट्स दिए, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ नहीं देंगे अपना मंच। अगर मेरे लिए ना दीपके की इज़्ज़त, सौरभ दास की इज़्ज़त बहुत बढ़ जाती अगर वो सारी विपक्षी पार्टियों को कहते कि नहीं भैया, अपना जो अगर पॉलिटिक्स करनी है कोई और मंच लगाओ, मेरे मंच पे आपके लिए जगह नहीं है। जो बात जेंजी ने बोली, जेंजी ने उठाई भी कि भैया हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, हम अपने आप में एक मास मूवमेंट हैं। तो इसी वजह से जो सरकार है वो इस चीज़ को समझ रही है कि कौन पॉलिटिक्स कर रहा है और कौन वाकई छात्र हित में बात कर रहा है। तो क्या इसीलिए सरकार जंतर मंतर पर बातचीत के लिए नहीं जाना चाहती थी? नहीं, सरकार, फिर वही बात होगी कि अगर ऐसे हर बारी आंदोलन करके ही सरकार ने, जो आपका पहले वाला क्वेश्चन था कि अगर आंदोलन करके ही सरकार ने बातचीत करनी है तो आम खाने हैं कि गुठलियां गिननी है। सरकार नीति सुनिश्चित कर रही है ना, सरकार व्यवस्था सुनिश्चित कर रही है। बातचीत से इतना मायने नहीं रखता है जितना एक व्यवस्था इस्टेब्लिश होने की बात होती है। या तो सरकार ने बिल्कुल ही कान बंद कर लिया, नहीं जी ना लीक हुआ, लीक पेपर को ही चलने देंगे, नहीं आगे कोई सुनिश्चित करेंगे व्यवस्था की,
तो बात समझ में आती है, बट सरकार तो नीति तय कर रही थी ना वहाँ पे। और प्रोटेस्ट के दौरान पीएम मोदी को काफ़ी गालियां दी गई, और जब प्रोटेस्ट ख़त्म हुआ तो उन बच्चों के खिलाफ जो है कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रोलिंग स्टार्ट हो गई। तो हैं वो बच्चे ही, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने ये कहा था कि एक बच्ची ने जो माफ़ी मांगी कि उस पर सवाल उठा क्या उसे माफ़ करना चाहिए। नहीं, मैंने कहा जब अगर एक रेप के आरोपी को हम 3 साल बाद माइनर रहता है तो छुट्टी दे देते हैं उसको, भाई तुम अब बरी हो, तो 15 साल की बच्ची को जो है वो माफ़ी मांग रही है, उसे माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन ट्रोलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है सोशल मीडिया पे, तो इससे उनके मेंटल स्टेटस पे फ़र्क नहीं पड़ेगा बच्चों के? देखिए, इसी वजह से अगर हम कहें कि इनको आप अभिभावक के रूप में देखें, जो मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो अपनी रील बनाई थी, उन्होंने यही कहा था कि हम इनके पिता समान हैं, ये हमारे बच्चे हैं, हम इनके अभिभावक हैं, तो हमें इनको माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन देखिए, सोशल मीडिया, और अगर इससे थोड़ा दौर पहले जाएं, जब हम बड़े हो रहे थे, तो जिसको हम कहते थे कि मीडिया ट्रायल बाय मीडिया, तो मीडिया हमारी कंट्री में हमेशा से चौथा स्तंभ रहा है। चाहे आप उसको कोई भी नाम दे दें, आप कह दें कि जी सरकार के फेवर में है, सरकार के अगेंस्ट है, ये ना जनरलाइजेशन करना बहुत आसान है, लेकिन हमारी कंट्री का बहुत एक सॉलिड स्तंभ रहा है, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जिसको हम कहते हैं, मीडिया रहा है। बट उसकी नेगेटिव्स भी होती हैं। अंदर कोर्ट में केस चल रहे होते थे, बाहर ट्रायल बाय मीडिया होती थी। अब यहाँ पर मोदी जी कुछ भी कह लें, सरकार कुछ भी कह लें, इनफैक्ट आप मैं भी कुछ भी कह लें, जिसको ट्रोल करना है। तो ट्रोलिंग ब्रिगेड को ये बात उनको खुद भी समझनी है कि आप अगर एक उंगली एक सामने वाले पे उठा रहे हैं तो 4 उंगली आपकी तरफ भी पॉइंट हो रही है। तो आपको अपनी ये नेगेटिव मानसिकता ख़त्म करनी होगी, नहीं तो बच्चों को माफ़ कर देना बिल्कुल सही एक बात थी। क्योंकि महिमा, मुझे ये भी लगता है वो बच्चे सीखे कहाँ से हैं। देखिए, अभिमन्यु तो है नहीं कि माँ के पेट से पैदा होके सीखेंगे जी कि कैसे भेदना है चक्रव्यूह। अगर उस बच्ची ने, अगर और बच्चों ने गाली गलौज किया तो कहीं तो हमारे माहौल से सीखा ना। उनके अभिभावकों ने, उन्होंने सड़क पे, घर में कहीं तो ऐसी भाषा का प्रयोग किया होगा जो बच्चे इस भाषा को सीखे हैं। तो मैं बिल्कुल उन बच्चों की गलती नहीं बोलती हूँ, और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का ये कहना कि हमें उनको माफ़ कर देना चाहिए बिल्कुल सही बात है। और मेरी आपके माध्यम से जनता को भी यही अपील रहेगी कि ना करो उनकी ट्रोलिंग। बच्चे हैं वो बच्चे हैं, सीख रहे हैं, गलतियाँ करेंगे। हो सकता है आज माफ़ी मांगी है, कल फिर करें। आपके मेरे बच्चे नहीं लड़ते, रोज़ सॉरी बोलते हैं, मेरे घर में तो रोज़ का तमाशा है। आज सॉरी, कल फिर झगड़ा, एंड देन आई आस्क देम सॉरी का मीनिंग पता है, फिर मैं डिक्शनरी खोल के उनको दिखाती हूँ, आई विल नॉट रिपीट दिस एक्ट। तो बच्चे हैं, आप उनको बेदखल थोड़ी कर देते हैं। और उन्होंने ये कहा भी, उस बच्ची ने ये कहा भी कि मैं वहाँ पे गई, बाकी सब ऐसी चीज़ें कर रहे थे। तो हो सकता है कि जिस जगह पे वो गई है, इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाते हैं बच्चे, तो वहाँ पे और लोग कर रहे होंगे तो उसको लगा होगा अरे ठीक है मैं भी कर लेती हूँ, थोड़ा सा कूल लगेगा टाइप, तो वो चीज़ें की होंगी उन्होंने। तो जिस शिक्षा व्यवस्था को लेके इतना प्रोटेस्ट हुआ, इतना सब कुछ हुआ, आपको लगता है कि उसमें सुधार की ज़रूरत है? शिक्षा प्रणाली और शिक्षा व्यवस्था, आप अगर 2 अलग अलग मापदंड से कहेंगी तो शिक्षा प्रणाली बहुत अच्छी है, लेकिन हाँ, व्यवस्था को सुनिश्चित करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चाहे कोई भी सरकार हो, राज्य की हो, केंद्र की हो। मैं एज अ टीचर इस पे पॉलिटिक्स नहीं करना चाहूँगी। मेरे लिए अ पेपर लीक एंड अ व्यवस्था जो पूरी सुचारू नहीं है, वो एक दुख वाली घटना है। चाहे वो किसी भी सरकार की हो, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, उसमें वो अनपार्डनेबल है। तो बिल्कुल व्यवस्था सुनिश्चित करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लीक्स रोकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम बनाने की ज़रूरत है जहाँ पे केवल और केवल मेरिट को ही सारा क्रेडिट मिले और मेरिट के बिना पर ही बच्चे आएँ। चाहे मतलब उसमें ये सब नहीं होना चाहिए कि उसके पास मीन्स हैं तो उसने कर लिया। क्योंकि आज भी देखिए, मेरे को ये लगता है कि, क्योंकि मैं भी देखिए एग्जामिनेशन सिस्टम में हूँ, पेपर बनाती भी हूँ, चेक भी करती हूँ, तो जिसने मुझे पेपर सेटिंग का काम दिया या मंत्रालय को, धर्मेंद्र प्रधान जी का आपने रिजिग्नेशन मांगा, रिज़ाइन उन्होंने किया, लेकिन कौन थे पेपर लीक करने वाले? ट्रांसलेटर्स, टीचर्स। वो टीचर्स हैं, उनको सेल्फ कॉन्शियस तो आनी चाहिए कि आप किसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पैसे किसने दिए? अभिभावकों ने, कि मेरा बच्चा पास हो जाए। आगे उस लीक किसने किया? उस बच्चे ने अपने और लोगों को। तो अगर आप ये चेन समझो तो ये ह्यूमन मेंटालिटी को, सेल्फ कॉन्शियस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है महिमा, कि अपने एक निजी स्वार्थ के लिए प्लीज़ पूरी की पूरी व्यवस्था को दाव पे मत लगाओ। और सरकारों को तो बिल्कुल ज़रूरत है ही उस व्यवस्था को लीक प्रूफ बनाने की, सुनिश्चित करने की कि ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं हो। बजट भी तो लीक नहीं होता, यूपीएससी भी तो लीक नहीं होता, तो ये नीट और जेईई में क्या प्रॉब्लम आई हुई है कि इन्हीं को लीक होना है? तो मतलब पॉसिबिलिटी कि ये सही हो सकते हैं और इसे सही करना चाहिए।
एकदम हो सकती है। हमने तो अपनी कंट्री में ही इसका एग्जाम्पल देख रखा है। अपनी कंट्री में ही तो यूपीएससी होता है। कोई कोई मार्स में जाके थोड़ी दे रहे हैं वो बच्चे, वीनस पे थोड़ी दे रहे हैं। अपनी कंट्री की एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो जब वहाँ आप सुनिश्चित कर सकते हो तो यहाँ पे भी कर सकते हो ना। अभी स्टार्टिंग में आपने कहा कि एज अ टीचर मैं पॉलिटिक्स नहीं करना चाहती, पर कई ऐसे टीचर्स हैं जिनका स्टेटमेंट बहुत ही बोल्ड आता है। अगर आप देखोगे यूट्यूब पे टीचर्स हैं, और वैसे भी अब यूट्यूब के थ्रू ही बहुत ज़्यादा वायरल हो गए हैं, तो उन पर क्या ओपिनियन है आपका? देखिए, मेरा इन पे कोई भी, मैं बहुत एक तुच्छ प्राणी हूँ, मेरा किसी पे कोई ओपिनियन नहीं है। टू ईच हिज ओन, जिसको जो भाता है वो करे। आप मतलब इसमें ओपिनियन देना, मुझे नहीं लगता है कि मैं उस लेवल पे भी हूँ, या कभी भी कोई भी लेवल, मैं किसी के बारे में जजमेंटल ना होना चाहती हूँ, ना होंगी। और मैं यही चाहती भी हूँ कि कोई भी मेरे बारे में भी जजमेंटल ना हो, आपके बारे में भी ना हो। व्यूज़ सबके इंडिपेंडेंट हैं, यही तो डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। टिनामिन स्क्वायर थोड़ी है कि आपके साथ मैं एग्री नहीं करी तो आओ जी टैंकर चला दूंगी, ये थोड़ी है। जब भारत की डेमोक्रेसी खूबसूरती है तो उसमें यू कैन डिफर, मतलब यू कैन अग्री टू डिसअग्री, यही तो है। तो इसके लिए मैं उन पे क्या टिप्पणी दूँ? पर जब आप एक शिक्षक हैं, और एक ऐसे शिक्षक हैं कि आपका ओपिनियन जो है कई बच्चों के ओपिनियन को बना देता है, तो उस वक्त क्या आपकी ये जिम्मेदारी नहीं बन जाती कि आप जो कुछ भी बोलें वो किसी पॉलिटिकल उससे नहीं होना चाहिए, कि मतलब प्रभावित नहीं होना चाहिए कि आप किसी के फेवर में बोल रहे हैं और बच्चा उस चीज़ को लेके अपना एक माइंडसेट तैयार कर ले रहा है? देखो, मैं क्योंकि इकोनॉमिक्स की भी प्रोफेसर हूँ, तो हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इन माइक्रो देयर मे बी एबरेशंस, की मतलब चीज़ें आउटलायर्स होती हैं। मैक्रो में आते आते सब कुछ ओके हो जाता है। जैसे मैंने पहले भी बोला कि हर टीचर को खुद सेल्फ कॉन्शियस चाहिए कि वो अपने बच्चों से क्या बात कर रहे हैं। अब लेकिन ये बोलना कि बच्चों को एक ही तरीके के टीचर सारे मिलेंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। तो माइक्रो लेवल पे जो मैं बात कर रही थी कि अगर कोई एक एक्सट्रीम वाली बात कर रहा है टीचर, तो दूसरी वाली बात करने वाला भी होगा। यही डेमोक्रेसी है, यही भारत है। तो मैक्रो में आके वो बच्चे को खुद समझना है कि दुनिया में क्या चल रहा है, मैंने इसकी बात सुननी है या उसकी बात सुननी है। मैं फिर से बोलूँगी, हमारा जेनजी बहुत समझदार है। वो ओपिनियन कर सुनिए सबकी, करिए मनखी वाले ये बच्चे हैं। उनको सब समझ में आती है कि क्या सही है, क्या गलत है, और किसकी बात को कितना एब्जॉर्ब करना है। तो टीचरों को अपनी सेल्फ कॉन्शियस ज़रूर चाहिए, लेकिन उससे बच्चों को भी, मैं तो कहूँगी, क्रिटिकल थिंकिंग आएगी। क्योंकि बच्चे कॉलेज में भी, स्कूल में भी एक ही टीचर के साथ तो नहीं है। 5वीं कक्षा के बाद तो मल्टीपल टीचर्स हो जाते हैं। स्कूल में तो खैर ये स्कोप भी नहीं होता, कॉलेजेस में होता है। तो अगर 4 टीचरों की बात सुन रहे हैं तो अपनी ओपिनियन अच्छा है ना बनाएंगे। अगर 2 कुछ और कह रहे हैं, या 3 कुछ और कह रहे हैं, 1 कुछ और कह रहा है, तो अपनी ओपिनियन बनाएंगे। यही क्रिटिकल थिंकिंग है, यही क्रिटिकल इवैल्यूएशन है, यही ग्रोइंग अप है। मैम, जब हम लोग पढ़ाई करते हैं और उसके बाद जब जॉब में आते हैं, तो जो सब्जेक्ट हम लोगों ने पढ़ा होता है जॉब में तो पूरा अलग हो जाता है। ऐसा लगता है कि मैंने ये क्या पढ़ा था और अब मैं क्या कर रही हूँ। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं मीडिया में हूँ, मैंने मैथ्स भी पढ़ा है, मैंने ग्रेजुएशन किया है बेसिकली साइंस और मैथ्स से, तो वो मुझे नहीं समझ में आया कि अब इसका यूज़ क्या है। और सेम मीडिया में भी यही है कि मैंने जो कुछ भी पढ़ा, मास्टर्स मैंने सब किया, वो कुछ भी इसमें जो है मीडिया में आने के बाद कुछ भी अप्लाई नहीं हो रहा है। महिमा, अगर आपने, मैं बोलूँ ना, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। वही सवाल जिसको शायद जनता नहीं समझ पाती कि ये सरकार क्या कर रही है। हम कभी भी मैकेले एजुकेशन सिस्टम में थे ही नहीं। हम तो गुरुकुल प्रणाली में थे ना, जिसको जो मतलब 1 पिल फिट्स ऑल वाला फॉर्मूला कभी हमारी कंट्री में था ही नहीं। पॉपुलेशन तो तब भी थी, लेकिन गुरुकुल व्यवस्था में क्या था कि जिसकी जो स्किल है उसी को फर्दर डेवलप करना। तो एनईपी यही तो चीज़ लाई है। एनईपी में जो रिविजन्स हो रहा है, लेकिन रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। आप कहो कि जी आज एनईपी आ गया या आज इंटरडिसिप्लिनरी आ गया, आज मैकेले सिस्टम ख़त्म हो जाए, वो कॉलोनाइजेशन का एक पूरा एक सोची समझी एक प्रणाली थी, एक रणनीति थी, जो अंग्रेज़ों के द्वारा, मुगलों के द्वारा, फिर उसके बाद सरकारों के द्वारा वो एक सुनिश्चित की गई। तो ईयर्स कैन नॉट बी अनडन इमीडिएटली। तो अब वो शुरुआत हुई है, लेकिन बिल्कुल मैं भी, आज मेरे बच्चे, जैसे मैं बोली थी, मेरे अपने बच्चे 9th और 10th में हैं। हम सबसे पहले बुक खोल के ना, यही मेरा फर्स्ट ये होता है, बच्चे आई एम सॉरी, मुझे पता है ये कहीं काम नहीं आएगी, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। मतलब मुझे कभी कभी बहुत, मैं अब टॉपिक्स के नाम नहीं लूँगी एज अ टीचर, वो फिर स्कैंडलस हो जाएगा, बट मुझे भी लगता है यार ये क्यों पढ़ाना, क्या करना है इसका। तो वही एक पहल है, एक शुरुआत है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत कि बिल्कुल वो चीज़ें करनी है। स्किल डेवलपमेंट
वोकेशनल एजुकेशन, वो चीज़ें जो बच्चों को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अपनी जॉब में काम आए। तो ये 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है ये क्या है, और इससे बच्चे का भविष्य अच्छा होगा या फिर उनके लिए बर्डन और भी ज़्यादा बढ़ेगा? नहीं, देखिए, बर्डन तो बनने की बात ही नहीं है, क्योंकि ये तब, अगर आपकी बात बर्डन और डिफ़िकल्टी में तब बोलती है जब अगर पोस्ट ग्रेजुएशन को हमने 1 ईयर नहीं किया होता है। तो जब आपको 3+2 या 4+1 दोनों ऑप्शंस तो सेम ही वही 5 साल में आती हैं ना, तो मेरे हिसाब से 4 ईयर बहुत अच्छा है। डेफिनेटली स्टार्टिंग में जब भी एक प्रणाली बदलती है तो उसकी कुछ टीदिंग प्रॉब्लम्स आती हैं, पर वो टीदिंग प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना ही एक सक्सेसफुल नीति की शुरुआत होती है, वही एक सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेशन होती है। जो मैं बड़े गर्व के साथ कह सकती हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय में, जहाँ से मैं आती हूँ, हमने उस चीज़ को बहुत सुनिश्चित किया है। हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर ने, रजिस्ट्रार ने, डीन एकेडमिक्स वगैरह, बहुत एक अच्छा सिस्टम हम लोगों ने, डीन ऑफ कॉलेजेस, बहुत अच्छा एक सिस्टम बनाया है कि उस चीज़ को हम ओवरकम कर पा रहे हैं। 4th ईयर का बेसिक पर्पस क्या है? रिसर्च। मैं जब तक, आप भी जब आई होंगी मास्टर्स में, आपको रिसर्च पेपर को देखकर ही घबराहट हुई होगी। मेरे को फर्स्ट ईयर मास्टर्स में आज भी याद है, एक कॉन्फ्रेंस में ले जाया गया और मेरे लिए वो ऐसा लग रहा था कि जैसे अलग ही दुनिया है। मुझे वो कॉन्फ्रेंस समझ ही नहीं आ रही थी कि लोग क्या बोल रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, मेथोडोलॉजी लिखी हुई है। तो फर्स्ट ईयर में आपको आके एकदम उम्मीद होती है कि बच्चा डेजर्टेशन भी लिख ले, बच्चा रिसर्च भी लिखे। हमारी जो 2 ईयर्स की मास्टर्स है वो यही है ना, उसमें डेजर्टेशन लास्ट सेमेस्टर नहीं, केवल फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर से शुरू हो जाता है और वो 4th सेमेस्टर तक चलता है। फिर रिसर्च पेपर लिखना होता है, डेजर्टेशन करनी होती है। जिसको डेजर्टेशन का डी भी नहीं पता, एटलीस्ट मुझे तो नहीं पता था, मैं तो बहुत, मतलब ग्रेजुएशन तक कोई आइडिया ही नहीं रहता कि आपको क्या डेजर्टेशन करना क्या है। डेजर्टेशन का ड भी नहीं पता था भाई, मीनिंग ही नहीं पता था। तो एकदम रिसर्च मेथोडोलॉजी भी सीखो, डेजर्टेशन भी कर डालो, पेपर भी लिखो। तो अब एटलीस्ट उसकी शुरुआत हुई है रिसर्च से, आपको समझ आना शुरू हुआ है कि क्या है। तो बहुत एक छोटे लेवल पे आपसे एक पीयर रिव्यूड पेपर की बात हो रही है, एक बहुत छोटे लेवल की एक रिसर्च प्रोजेक्ट की बात हो रही है, एकेडमिक प्रोजेक्ट की बात हो रही है। तो आपसे पीएचडी लेवल की थीसिस नहीं लिखने को कहा जा रहा। 25-30 पेज की ही बच्चा, आप क्योंकि फर्स्ट बैच ऑफ 4th ईयर हैज़ गॉन आउट, तो 25-30 पेज की बच्चा रिसर्च करके लाता है, लेकिन उसको समझ में आती है, क्रिटिकल इवैल्यूएशन, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। तो वो 4 साल करके आपको अंडर ग्रेड 4 साल की होगी तो आपकी पोस्ट ग्रेड 1 ईयर की है। और अगर आपका इसमें CGPA बहुत अमेजिंग आता है तो शायद ये आप, आई डोंट नो, जानती हैं कि नहीं, क्योंकि मेरा तो ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी का वही है, वो बच्चे डायरेक्ट PhD में भी इनरोल हो सकते हैं। मास्टर्स के बाद? जी, मास्टर्स नहीं, ग्रेजुएशन के बाद। 4 ईयर ग्रेजुएशन? बिल्कुल। ओके। ये गवर्नमेंट ने नॉर्म चेंज कर दिया है। UGC का जो नेट पेपर होता है, नेट पेपर में 3 हिस्से होते हैं: JRF, एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एलिजिबिलिटी फॉर PhD। तो ग्रेजुएशन के 4th ईयर में जो बच्चा देता है तो वो एलिजिबिलिटी फॉर PhD एंड JRF, इन दोनों के लिए वो, अगर उसका उतना वो स्कोर ले आता है तो वो एलिजिबल हो जाता है। नॉट फॉर टीचिंग ऑफ कोर्स, नहीं, हाँ जी, नॉट फॉर टीचिंग, बट टीचिंग के लिए वो बाद में दूसरा देगा। तो दिस इज द ब्यूटी कि आप अगर स्किल्ड हैं, वही हम जैसे कहूँ तो एक 1-to-1 वाली स्ट्रैटेजी पे जैसे जा रहे हैं जो गुरुकुल प्रणाली थी, कि जितनी आपकी स्किल्स है उतना आप उस हिसाब से पढ़िए। वही जो वेस्ट में होता है, जिसकी हम बहुत एजुकेशन सिस्टम्स की तारीफ करते हैं कि सबको एक 1 पैकेज नहीं मिलता है, कस्टमाइज्ड काइंड ऑफ मिलता है। तो ये उसी तरीके की एक पहल है, शुरुआत है, धीरे धीरे और सुनिश्चित होगी ये व्यवस्था। आप एक गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं और इस पूरे सफ़र में कई चुनौतियां तो आई ही होंगी। उन चुनौतियों से जो कुछ आपने सीखा, आज के जेनजी बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? देखिए, एवरी फेलियर इज़ अ स्टेपिंग स्टोन। बिल्कुल चुनौतियाँ आई, चुनौतियाँ इस कद्र तक आई कि ग्रेजुएशन में मैं गर्ल्स स्कूल से थी, क्रिश्चियन स्कूल से थी, तो बिल्कुल मेरा एक ऐसा माहौल था कि मुझे लड़कों से डर लगता था। मुझे लगता था लड़के अलग ही प्लैनेट से हैं, मैं बात भी नहीं कर पाती थी। तो फिर ग्रेजुएशन में आई तो एकदम एक नया माहौल आया, लड़कों से बात करी। अब मैं ना बिल्कुल अपनी लाइफ के लेके आपको बातें बता रही हूँ। तो वो एक डिस्ट्रैक्शन जो होती है फर्स्ट ईयर की, मूवीज़ देख देख के, और एकदम से एक नया माहौल मिला, तो फर्स्ट ईयर में मेरा स्कोर बहुत बिगड़ा। मैं फर्स्ट डिविजनर भी नहीं रह पाई, 50 समथिंग पे आके मेरा स्कोर रहा। पर मैंने उसको, अब मैं उसको लेके डिप्रेशन में चली जाती तो उससे तो काम नहीं बनना था ना। फिर मुझे रियलाइजेशन हुई कि दीप्ति, इन सब ने, ये जो सो कॉल्ड दोस्त हैं, तेरे करियर को नहीं बनाना। अपने आप को संभालो, अपना स्कोर इम्प्रूव करो, क्योंकि देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट फॉर हार्ड वर्क। फिर मैंने सेकेंड ईयर में लाया फर्स्ट डिवीज़न, थर्ड ईयर में टॉपर हुई, तो करा के, लेकिन फिर भी ओवरऑल फर्स्ट डिवीज़न नहीं रह पाया मेरा ग्रेजुएशन में। फिर मैं मास्टर्स का डी स्कूल का, मैं क्योंकि इकोनॉमिक्स से थी तो डी स्कूल तो हमारा
जैसे कहते हैं मंदिर, मक्का मदीना जो कह लीजिए आप, गिरजाघर, गुरुद्वारा जो कहना कह लीजिए, वो था। मेरा डी स्कूल नहीं क्लियर हो पाया, फिर मुझे सेटबैक लगा। मेरे पेरेंट्स ने तो ये तक कह दिया कि फील्ड चेंज कर ले। मेरी बड़ी बहन कंप्यूटर साइंस से थी, कंप्यूटर साइंस कर ले। मुझे लगा भैया दुनिया में कभी कंप्यूटर साइंस का सी नहीं पढ़ा, कहाँ से मैं एमटेक बीटेक कर लूँगी, मतलब कंप्यूटर साइंस कैसे कर लूँ। तो फिर कर के मेरा जामिया में हुआ, जिसको भी मैं एक बहुत अच्छा एक अपनी ज़िंदगी का पहलू मानती हूँ, क्योंकि क्रिश्चियन स्कूल से आके आर्य समाज कॉलेज में पढ़ के जामिया मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाना मुझे भारत की सेक्युलरिज्म का एक बहुत अच्छा उदाहरण देखना है। मतलब मैंने इफ्तार भी करे हैं, मैंने रोज़ा रखते हुए भी लोगों को देखा है, मैंने इफ्तार पार्टी में बैठ के मैंने पूरे कल्चर में रहे हो। बिल्कुल, मैंने सहरी भी करी है। मैं उस 2 दिन हॉस्टल रही थी, मैंने बच्चों के साथ सहरी भी करी है अपने क्लासमेट्स के साथ, और मैंने रात की इफ्तार पार्टी डेट्स खोल के भी करी है। तो मुझे सबकी खूबसूरती भी पता है, इसलिए जो मौलवी कह लीजिए, पंडित कह लीजिए, सियासी रोटियां सेक रहे हैं, उनका भी पता है। असली एक बच्चे का जो फीलिंग है वो भी पता है। और अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी टू दैट, मेरे मास्टर्स में मुझे तब तक 786 नंबर की बहुत इंपॉर्टेंस नहीं पता थी, क्योंकि पढ़ने लिखने वाले आए थे। बाद में पता चला दीवार मूवी में भी 786 बिल्ले का जिक्र है, मुझे नहीं पता था 786 नंबर का। मेरे मास्टर्स में आई वॉज द टॉपर, आपने गोल्ड मेडल कहा, तो मेरे मार्क्स थे 786, और जामिया जैसी यूनिवर्सिटी में मुझे इसका इल्म भी नहीं कि इसका मायने क्या है। तो सब लोगों ने, सबकी मार्कशीट मिली, मैं अपने डिपार्टमेंट गई, मेरी मार्कशीट ही नहीं। सब ने कहा तेरी मार्कशीट ना एग्ज़ाम ब्रांच से मिलेगी। मुझे लगा ऐसा क्या कर दिया मैंने जो एग्ज़ाम ब्रांच में मिलेगी। फिर आई वेंट ऑल द वे टू एग्ज़ाम ब्रांच, मेरे डिपार्टमेंट में नहीं, एंड एवरीबडी वाज लाइक क्लैपिंग, आप तो खुदा की बंदी हैं, आपके ऊपर तो खुदा की मोहर है। और मैं अभी भी नहीं समझ पा रही कि क्यों। तो फिर मुझे कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ाम ने बोला कि मेरे 50 साल के करियर में एक भी मार्क्स मैंने कभी किसी का एग्जैक्ट 786 नहीं देखा। तो आप अल्लाह की बंदी हैं, मुझे ये कहा गया, आप जहाँ जाएंगी आपको एकदम वो चीज़ सफल होगी, क्योंकि आपके ऊपर अल्लाह ने अपनी मोहर छोड़ दी। तो मैं उस कल्चर से आती हूँ, मैं सेक्युलरिज्म को भी उतना ही मानती हूँ। मुझे जब पंडित जी बोलते हैं तो भी मैं उस चीज़ को महसूस करती हूँ। तो ये हमारी कंट्री की ब्यूटी है। बट स्टेपिंग स्टोन्स थे। फिर मैंने इंश्योर किया कि अपना नेट क्लियर करना है, किया, एंड देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। तो हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। मैं जेनजी को यही बोलना चाहूँगी, रीलों के बियॉन्ड भी दुनिया है। या तो 22 साल ज़िंदगी के मेहनत कर लो और फिर एक ज़िंदगी अच्छी नौकरी में गुजारो, या 22 साल ज़िंदगी के ऐश में गुजारो और फिर उसके बाद स्ट्रगल करो। मुझे लगता है स्टार्टिंग फेज में ही आप स्ट्रगल कर लीजिए, बाकी की ज़िंदगी बेहतरीन होगी, क्योंकि मेरिट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है और मेरिट बिल्कुल काम आता है। मैं लास्ट में चलते चलते, चूँकि आप इकोनॉमिक्स पढ़ाती हैं, तो भारत चौथी अर्थव्यवस्था की बात करता है, लेकिन प्रति व्यक्ति अगर आय देखी जाए तो वो कम हुई है। तो हम अर्थव्यवस्था में तो बेहतरीन हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, लेकिन उसका असर एक आम नागरिक पर, हर एक परिवार पर क्यों नहीं पड़ रहा है? देखिए, पॉपुलेशन क्योंकि हमारी कंट्री की बहुत ज़्यादा है, आपने कहा 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, हम उसमें छठे पे भी आ गए हैं, क्योंकि ये जो जीडीपी के नंबर्स होते हैं ना, ये इंटरनेशनल डॉलर टर्म्स में होते हैं। तो जब अगर हमारा रुपए और डॉलर का जो चलता है फॉरेक्स उसमें मार्केट में, तो उसके अकॉर्डिंग अमाउंट टोटल कम नहीं होता है, लेकिन वो वैल्यू उस डॉलर टर्म्स में कम होने की वजह से कभी 4th कभी 6th ऐसा हो जाता है। तो पहली बात तो ये कि, क्योंकि मैं इसलिए करेक्ट कर रही हूँ क्योंकि 1 मिनट में ट्रोल हो जाएगा, इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर है, ये नहीं पता कि अब 6th लार्जेस्ट है कि 4th लार्जेस्ट है, तो इसलिए आई एम करेक्टिंग दैट कि उसका डॉलर से लेना देना है, एब्सोल्यूट नंबर से नहीं। बाकी जहाँ तक देखिए पर व्यक्ति आय की आपने बात करी, पर कैपिटा इनकम, डेफिनेटली वो एक कंसर्न एरिया है जिस पे सरकार को काम करने की ज़रूरत है, नीति बनाने की ज़रूरत है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट नीति होगी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर हमारा एक फोकस। जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 25% का टारगेट दिया था, वो अभी तक अनफॉर्चुनेटली पूरा नहीं हो पाया। हम लुढ़के नहीं हैं, हमारी जीडीपी बढ़ी है तो परसेंटेज टर्म्स में वही हमारा 16-17% मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन था, वही है, लेकिन इसको बढ़ावा देने की बहुत ज़रूरत है ताकि ग्रोथ हो। एक पूरी साइकिल चलती है, ताकि मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, प्रोडक्टिविटी बढ़े, प्रोडक्शन बढ़े, ग्रोथ हो, एम्प्लॉयमेंट हो, और एम्प्लॉयमेंट होएगी तो प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी। और ये जो पर कैपिटा वाला हमारा जो, चाहे पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन आप लेबर को अपने असेट की तरह यूज़ करें, लायबिलिटी की तरह नहीं। मैंने लास्ट में चलते चलते ये सवाल इसलिए लिया था क्योंकि ऑडियंस जो है हम लोगों से कनेक्ट करके रखे और वो ये समझ सके कि हम फिर से आपके साथ आने वाले हैं पॉडकास्ट पे, जिसमें हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स पे, अर्थव्यवस्था पे और फॉरेन अफेयर्स पे।
तो थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए और इतनी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि हम फिर से जल्द ही मिलेंगे। मैम लास्ट में चलते चलते हमारे जेनजी बच्चों के लिए कोई सजेशंस अगर आप देना चाहें। जेनजी को ये बोलना चाहूँगी कि ये दौर आपका है और इस दौर का मेक द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ योर टाइम। अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, अपने करियर पे फोकस करो। आपका अपना ही सब कुछ आगे चल के आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। बहुत टाइम है पॉलिटिक्स के लिए, बहुत टाइम है रीलों के लिए, बहुत टाइम है मोबाइल पे अपना टाइम वेस्ट करने के लिए। अभी टाइम मेहनत का है, क्योंकि मेहनत का कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं होता। दिस इज़ योर एरा, मेक द मोस्ट ऑफ इट। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे दीप्ति तनेजा जी से, जिन्होंने भारत में जो ये आंदोलनों का दौर चल रहा है, ये जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके फैक्ट्स पर हमने बात की है उनसे। उन्होंने बताया कि किस तरीके से चीज़ें एक्चुअली में वर्क करती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पॉडकास्ट देख के अच्छा लगा होगा, काफ़ी कुछ जानने और समझने को मिला होगा। अगर ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। कोई सुझाव है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर किसी और मेहमान के साथ आपसे रूबरू होते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया।